आज की इस वीडियो में हम जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जिसमें ज्योग्राफी और पॉलिटी और इकोनॉमी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर टॉपिक वाइज शामिल हैं। चलिए शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी से। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बाह्यतम ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बाह्यतम ग्रह नेपच्यून है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशों की संख्या 179 यानी कि 179 है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। बलुआ पत्थर किसमें परिवर्तित हो जाता है? क्वार्टजाइट में। सिस्मोग्राफ का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? रिक्टर स्केल का प्रयोग जो है ये भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ज्वालामुखी को। ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। तो यहाँ पर हमने ज्योग्राफी के क्वेश्चन पढ़ लिए और आइए अब हम पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21A। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? तो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा अनुच्छेद 29 संबंधित है। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की संख्या समतुल्य की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा? तो अनुच्छेद 100। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है अनुच्छेद 51A में। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य को प्रतिस्थापित किया गया है? 11 मौलिक कर्तव्य को प्रतिस्थापित किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को। भारत के संविधान के किस भाग में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? भाग 4 में किया गया है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन था, तो यहाँ पर भाग 4 हो जाएगा। भारत के संविधान के भाग 4 में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 44 में किया गया है। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू हुआ? तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और संपूर्ण संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। देश की स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1947 को। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट रिचर्ड एटली थे। प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में, ठीक है, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर BN राव को नियुक्त किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में किस योजना के प्रस्ताव में शामिल किया गया था? ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में किस योजना के प्रस्ताव में शामिल किया गया था? तो माउंटबेटन योजना में
इस प्रस्ताव को शामिल किया गया था। भारतीय संविधान का संघात्मक रूप किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान का संघात्मक रूप कनाडा देश से लिया गया है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया की देन है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से प्राप्त हुई है? आयरलैंड से। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष की होती है। भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष का ही होता है। ध्यान रखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष का और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष का ही होता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकता है? तो राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकता है। भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो भारत का संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और उस समय नॉन परमानेंट चेयरमैन जो है सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन हुआ था और नॉन परमानेंट चेयरमैन सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था और फिर 2 दिनों के बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन बना दिया गया। और फिर 2 दिनों के बाद क्या, फिर 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ठीक है, तो ये चीज़ें थी 9, 11 और 13, ये तीनों डेट भी आप याद रखिएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था और फिर मतलब जब प्रथम अधिवेशन हुआ था तो प्रथम अधिवेशन के जो चेयरमैन थे वो नॉन परमानेंट थे, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था और फिर 2 दिनों के बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन बना दिया गया। और ये बात भी आप यहाँ पर याद रखिएगा, जो भीमराव अंबेडकर से संबंधित है, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। देखिए, जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया तो हमने आपको पहले ही बता दिया और ये भी बता देते हैं कि कब कौन कौन से गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो देखिए, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो 1930 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और तृतीय जो गोलमेज सम्मेलन है वो 1932 में हुआ था। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो प्रस्तावना को। ठीक है, प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, प्रस्तावना उद्देशिका के बारे में बता देते हैं आपको। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, जो प्रस्तावना है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार ही संशोधन किया गया है। वह मौलिक अधिकार कौन सा जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसे संविधान का दिल कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार। और इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 32 में किया गया। अनुच्छेद 32 में हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। और ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा, अनुच्छेद 81 में लोकसभा। ठीक है, अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर। ठीक है, जीवी मावलंकर का यहाँ पर नाम हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। और अगर पूछे कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष तो फिर कौन हो जाएगा? मीरा कुमार। ठीक है,
पुरुष अगर पूछे तो जीवी मौलंकर, अगर पूछे कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो जब जीवी मौलंकर हो जाएगा, लेकिन अगर वहाँ मेंशन कर दे कि प्रथम महिला अध्यक्ष तो मीरा कुमार। संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लेकिन जो संसद की जो संयुक्त बैठक है बुलाते कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। बुलाने का काम राष्ट्रपति और अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और पूछे कि ये किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का वर्णन किया गया है। लोकसभा का अध्यक्ष किसको अपना त्यागपत्र देता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। और अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देगा तो किसे देगा? तो वो लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, अगर लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहता है तो वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा, और लोकसभा के उपाध्यक्ष अगर अपना त्यागपत्र देंगे तो वो लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। ठीक है। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? तो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, लोकसभा के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। संसद की बैठक एक वर्ष में कितनी बार होना आवश्यक है? तो संसद की जो बैठक है एक वर्ष में कम से कम 2 बार होना तो आवश्यक है। किस सभा का सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा को जो सभापति होता है वो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। अगर प्रधानमंत्री को अपना त्यागपत्र देना होगा राष्ट्रपति को सौंपेंगे। प्रधानमंत्री जब शपथ लेंगे तो कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाते हैं। प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकते हैं। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष और राज्यपाल बनने की भी आयु जो है न्यूनतम वो भी 35 वर्ष ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, राष्ट्रपति या राज्यपाल दोनों के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद भारत में 2 बार राष्ट्रपति बने। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? बिहार राज्य से थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया? तो संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? राज्यसभा को स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान भी कहा जाता है। संविधान का संशोधन संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? तो संविधान का जो संशोधन है ये भाग 20 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है। और अगर अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अफ्रीका से लिया गया है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। अगर पूछे कि भारत के संविधान का संशोधन संविधान की किस भाग में वर्णन किया गया, तो भाग 20 में, किस अनुच्छेद में? 368 में। और किस देश से लिया गया है? अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है। संविधान के
संशोधन की पहल कहाँ से की जा सकती है? तो संसद के किसी भी सदन से संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है। संसद के किसी भी सदन से, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, किसी भी सदन से संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है। जब भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है तो उसके स्थान पर कौन कार्य करता है? तो उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित होता है तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर कार्य करते हैं। राष्ट्रपति पद में रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? तो 6 महीने के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति पद जब रिक्त होता है तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है। हमने यहाँ पर पॉलिटी के क्वेश्चन पढ़ लिए, ज्योग्राफी के क्वेश्चन पढ़ लिए, और आइए अब हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। झामर कोतरा खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? रॉक फॉस्फेट के लिए। किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो जैसे क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है या एटीएम कार्ड है, ये सभी जो कार्ड होते हैं इन्हें ही प्लास्टिक मनी कहा जाता है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। भारत का वह राज्य जो केसर का सर्वाधिक उत्पादन करता है कौन सा है? जम्मू कश्मीर। निम्न में से कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह जो है ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। निम्न में से कौन तत्काल सकल निपटान यानी कि आरटीजीएस की व्यवस्था करता है? आरबीआई करता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है? तो तृतीय क्षेत्र। जो तृतीय क्षेत्र है ये जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है। भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या वित्त मंत्रालय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। ठीक है, भारत में जो सिक्का है उसको जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? वित्त मंत्रालय। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? रूस की मदद से स्थापित किया गया। बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? स्टॉक मार्केट से है। ठीक है, बुल एंड बियर का जो संबंध है ये किससे संबंधित है? ये स्टॉक मार्केट से संबंधित है। भारत में नोट मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? आरबीआई के पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर नोट मुद्रा पूछे जारी करने का अधिकार, पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अगर पूछे सिक्का कॉइन पूछे तो वित्त मंत्रालय। ठीक है, याद रखिएगा, नोट के लिए आरबीआई, सिक्का के लिए वित्त मंत्रालय। भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आईआरडीए के द्वारा बीमा क्षेत्र को नियंत्रित किया जाता है। 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? पीसी महालनोबिस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनक किसे कहा जाता है? जॉन बेनार्ड कीन्स को। ठीक है, जॉन बेनार्ड कीन्स को कहा जाता है। 6 जून 1966 को रुपए में सबसे बड़ा अवमूल्यन हुआ। इसमें रुपए कितने प्रतिशत अवमूल्यित हुआ था? तो 36.5% जो रुपए है वो अवमूल्यित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश की सहायता से कुडनकुलम परमाणु पावर परियोजना स्थापित किया गया? रूस की सहायता से। ठीक है, और ये कुडनकुलम कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। कुडनकुलम कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ड्रेन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? रूस की सहायता से स्थापित किया गया था बोकारो स्टील प्लांट। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है?
मध्य प्रदेश को। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए था। भारत का इथियोपिया किसे कहा जाता है? तो ये मध्य प्रदेश को कहा जाता है अत्यधिक कुपोषण के कारण। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। निम्नलिखित में से गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया को घोषित किया गया है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? रूस की मदद से स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ठीक है, जो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो है ये वही चीज़ है, नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड। अगला क्वेश्चन है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। बैंक ऑफ बड़ौदा में किन बैंकों का विलय किया गया? तो विजया बैंक और देना बैंक, इन दोनों बैंकों का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में हुआ। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। और नाबार्ड दिवस भी मनाया जाता है, 12 जुलाई को नाबार्ड दिवस भी मनाया जाता है। भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा की थी। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? फ्रांस देश था। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर क्या रखा गया? एसबीआई रखा गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या रखा गया? एक्सिस बैंक नाम रखा गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। और आइए अब हम आपको आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता देते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक में इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के सरकारी निदेशक मंडल में गवर्नर सहित कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? आरबीआई के प्रथम गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और अगर एग्जाम में पूछे कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो जब पूछेगा भारतीय गवर्नर कौन थे तो सीडी देशमुख सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कि पहले गवर्नर तो ऑसबॉर्न स्मिथ, लेकिन अगर पूछे कि पहले भारतीय कौन थे तब वहाँ पर सीडी देशमुख वहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? तो 1 जुलाई से 30 जून तक आरबीआई का लेखा वर्ष होता है। सरकार का वित्तीय वर्ष कब से कब तक का होता है? तो सरकार का जो वित्तीय वर्ष है ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। बैंकों का बैंक इनमें से किसे भारत में कहा जाता है? ठीक है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो आरबीआई को कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहा जाता है। इनमें से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई है, ये केंद्रीय बैंक है भारत का। निम्न में से किसके पास भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का अधिकार है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद कागजी मुद्रा जो है उसको जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय रिजर्व बैंक का पहला मुख्यालय कहाँ था? ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला मुख्यालय पूछ रहा है, तो पहला मुख्यालय कोलकाता में। वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में कब स्थानांतरित हुआ? तो मुंबई में कब ये ट्रांसफ़र हुआ? 1937 में हुआ। भारत के पहले गवर्नर जो बाद में देश के प्रधानमंत्री बने, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे व्यक्ति थे जो पहले आरबीआई के गवर्नर बने और बाद में देश के प्रधानमंत्री बने थे। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जो हैं वो हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। आरबीआई के लोगों में कौन से पेड़ का चित्र है? ठीक है, तो आरबीआई का जो लोगो है उसमें ताड़ वृक्ष का चित्र है। और ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना होगा, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। ठीक है, और आइए अब हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म बता देते हैं, जो फुल फॉर्म इकोनॉमिक्स से संबंधित हैं। ठीक है, जैसे जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटीआईएन का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एनएससी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी का फुल फॉर्म क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और एचडीआई का फुल फॉर्म क्या है? एचडीआई का फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये सभी जो फुल फॉर्म थे ये फुल फॉर्म संबंधित हैं इकोनॉमिक्स से, आप इनको भी आप याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।